नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी हिंदी की पाठ योजना नंबर 7, जिसमें हम 8वीं कक्षा के एक पाठ दीवानों की हस्ती के बारे में बात करेंगे। जिसमें हमने जो टाइमिंग रहेगी वो है हमारी 30 से 35 मिनट, और डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जब भी आप लेसन बनाओगे या लेसन लिखोगे। तो इसमें शुरू में हम जब भी लेसन डिलीवर करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र नियमन में सक्षम होंगे। इसमें जैसे हमने कविता लिखी तो इसमें हमने क्या लिखते हैं, सबसे पहले कि कविता था, कविता का नाम प्रत्यास्मरण करने में, कविता की व्याख्या करने में, कविता का भाव स्पष्ट करने में, कविता में आए कठिन शब्दों के बारे में जानने में और कविता की समालोचना करने में। अर्थात कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक उद्देश्य बनाते हैं कि आज हमने बच्चों को क्या क्या सिखाना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, एक सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में हम चौक, चौकबोर्ड, संकेतक और झाड़न आदि का प्रयोग करते हैं, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों की पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं कि छात्रों आप स्कूल के बाद कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हो। तो बच्चे बोलते हैं कॉलेज। कॉलेज में आप सभी जाकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं या घूमते हैं। घूमने से संबंधित किसी कविता का नाम बताइए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, उत्तर देते हैं, परंतु वो उत्तर बिल्कुल सही नहीं होता। असंतोषजनक, मतलब वो उनका उत्तर सही नहीं होता। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अपने विषय की क्या करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। उद्घोषणा किस प्रकार से करते हैं कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक अपने उपविषय की या बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम दीवानों की हस्ती नामक कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रस्तुतिकरण करते हैं कि आज हम बच्चों को किस प्रकार की कविता पढ़ाने जा रहे हैं और उस कविता में क्या क्या लिखा गया है। अगर कविता आपकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो या जिस कविता से बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है तो क्या करता है टीचर, उस कविता को बहुत आसान बनाने की कोशिश करता है। उन्हें ये बताता है कि ये कविता किसने लिखी, कौन से कवि थे और उनका जन्म कहाँ हुआ, वो हिंदी के कितने प्रमुख कवि हैं, उनकी मुख्य रचनाएं क्या, उसके बारे में बच्चों को क्या करता है, अवगत करवाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उपविष्य, और कम वो वाला कंपोनेंट हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं कि छात्र अध्यापक उपविषय को चॉक बोर्ड पे लिखेगा तथा सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, आदर्श वाचन। हम उस कविता का क्या करते हैं, वाचन करते हैं, यानी उस कविता को पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम कविता पढ़ते जाते हैं उसके साथ साथ हम कंपोनेंट भी लगाते जाते हैं कि छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष में चहलकदमी करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भावार्थ। भावार्थ का क्या अर्थ है कि हम बच्चों को ये समझाते हैं कि इस कविता में कवि क्या समझाना चाहता है, यानी कवि की क्या मंशा है और कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें किस शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हम जैसे जैसे हमने भावार्थ समझा दिए बच्चों को, पर बच्चों को थोड़ा रुक के समझाना है, मतलब 2 लाइनें समझानी है, उसके बाद फिर रुक जाना है, फिर समझा देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेसन प्लान बनाते जाएंगे, भावार्थ समझाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, बच्चों से प्रश्न पूछना है ग्रहण संबंधी। जो भी आप पढ़ाओगे उसमें से बच्चों से एक आधे 2 प्रश्न पूछोगे, ताकि क्या होगा कि बच्चों को भी आसानी रहेगी कि हाँ टीचर उनके साथ बात कर रहा है, और ये भी पता लग जाता है कि क्लास में कौन सा बच्चा एक्टिव है या कौन सा बच्चा एक्टिव नहीं है। और इसका सबसे मुख्य ये होता है कि जो भी आपने पढ़ाया है वो उस चीज़ की हमें जानकारी मिल जाती है कि बच्चों को कितना समझ आया है और कितना नहीं।
जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि छात्रों कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? रोहित, आप बताइए। तो रोहित उत्तर देते हुए कहता है कि जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। तो टीचर क्या करता है, उसे पॉजिटिव मोटिवेशन देता है कि शाबाश बैठ जाइए, और क्या करता है, छात्र की पीठ थपथपाए, यानी उसे शाबाशी देगा कि आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसके बाद क्या करना है, पुण्य वाचन। पुण्य वाचन का क्या अर्थ है कि छात्र जब क्या करता है, कविता की जो भी उसने 2 लाइनें पढ़ी हैं उनको वो दोबारा से पढ़ता है और क्या करता है, बच्चों को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे उस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो सकें। उसके बाद अध्यापक क्या करता है कि बच्चों को कठिन शब्दों के अर्थ समझाता है। जो भी कविता के कठिन शब्द होंगे उनके बारे में क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा और उन्हें समझाएगा कि इसी से ये शब्द का ये अर्थ है। जैसे जग मतलब संसार, उछल कर, तृप्त होकर, भाव मतलब एहसास, दीवाने यानी कि दीवाना किसे कहते हैं, जो अपनी मस्ती में रहने वाला हो, हस्ती मतलब अस्तित्व, मस्ती मतलब मौज। छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पे लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये सब कौन करता है, छात्र अध्यापक करता है, वो उसी तरीके से समझाता है। उसके बाद क्या है, सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक 2 या 3 छात्रों को पद्यांश का सस्वर वाचन करने के लिए कहेगा। 2 या 3 छात्र बारी बारी से पाठ का वाचन करेंगे। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ कि आदर्श वाचन वही है कि आप जब भी कविता पढ़ोगे या पाठ पढ़ोगे तो उसमें आपने क्या लिखना है, आदर्श वाचन ही लिखना है कि आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को, और साथ साथ में कंपोनेंट भी यूज़ करते रहने। प्रभाव अर्थ है कि कभी कहता है कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। तो क्या करता है, छात्र अध्यापक थोड़ा रुकता है और फिर से बच्चों को, जैसे 2 पंक्तियाँ पढ़नी है आपने, फिर बच्चों को समझाना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर दोबारा से पंक्ति। ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ने लगे तो पूरी कविता पढ़ देनी है और फिर उसका भाव अर्थ समझाना है, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे चलना। फिर आप कठिन शब्दों के अर्थ को एक चार्ट या फ्लैश कार्ड पे बना सकते हो। उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे बच्चों को बढ़िया ड्राइंग करके उन्हें समझा सकते हो। तो इससे क्या होगा, जैसे इन्होंने बनाया है इस पार्ट में, तो इस प्रकार से भी आप कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी जो भी आपकी फाइल बनती है तो आप उसमें बना सकते हो पाठ योजना में। तो पाठ योजना के बाद उस इधर लिखा है, आपने जो भी कठिन शब्दों का प्रयोग करना है पाठ योजना में, वो आपने शिक्षण सहायक सामग्री पर जो लिखने हैं वो आपने पाठ में भी लिखने हैं कि आपने उन्हें कहाँ पर प्रयोग किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सस्वर वाचन करना है। फिर उसके बाद आपने फिर से बच्चों से प्रश्न पूछना है और बच्चे उसका उत्तर देंगे और उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन देनी है, यानी पुनरावलन देना है कि बच्चे क्यों और प्रेरित हों और पढ़ के आएँ। और उसके बाद क्या है कि मौन वाचन। जैसे ही आपकी कविता खत्म हो जाएगी तो आपने क्या करना है, बच्चों को बोलना है कि आप बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे और चुपचाप से कविता पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम पुनरावृत्ति, हम बच्चों को समझाते हैं कि हमने आज कौन सी कविता पढ़ी है और इस कविता में ऐसा क्या क्या था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये पाठ योजना बनाना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको वीडियो के ज़रिए आप एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पाठ योजना तैयार कर सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं कि छात्र अध्यापक क्या करता है, मूल्यांकन करता है बच्चों का कि बच्चों ने आज क्या पढ़ा, मतलब जो भी उसने उद्देश्य बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। जैसे कवि तथा कविता का नाम बताइए, कविता की व्याख्या कीजिए, कविता का भाव स्पष्ट कीजिए, कविता में आए कठिन शब्दों के बारे में बताइए, कविता की समालोचना कीजिए। उसके बाद क्या करता है कि बच्चों को गृह कार्य देता है, जैसे दीवाना क्या इच्छा करता है, कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो ये क्या है कि वो बच्चों से क्या करता है, उनको घर के लिए होमवर्क देता है कि ताकि क्या करें, बच्चे घर जाके भी उसी कविता को दोबारा से देखें और पढ़ें।
तो छात्रों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और आपको पाठ्य योजना बनाने में सहायता मिली है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।